हेलो, नमस्कार। करियर स्प्रिंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है 7 जून 2026 को। तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे जो हमारे पास पेपर 1 आ चुका है। तो इसके बारे में क्या-क्या क्वेश्चन आए हैं और क्या-क्या उसके आंसर रहे हैं, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो जिस भी कैंडिडेट को जो भी क्वेश्चन आता है तो कृपया उसके कमेंट में आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरू की गई थी? तो जिस भी कैंडिडेट को ये 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही है, जो भी आता है कृपया करके कमेंट में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था ओज़ोन क्षरण से कौन-सा प्रदूषण जुड़ा हुआ है? तो ये 4 ऑप्शन थे जिसमें CO2, SO2, NO2 और CFCS। तो जिसको भी करेक्ट आंसर आता है कृपया कमेंट में मैसेज करें। और तीसरा क्वेश्चन क्या था कि कथन ए और कथन आर जल विद्युत को नवीकरणीय माना जाता है और कथन आर की बात करते हैं तो ये सौर ऊर्जा से चलने वाले जल चक्र पर निर्भर करता है। इसका आंसर में इसमें ऑप्शन में देके रखा था ए तथा आर दोनों सत्य है और आर सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर बी, अगर इसका आंसर बी चेक करते हैं तो ए तथा आर दोनों सत्य है और आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगर इसके सी ऑप्शन की बात करते हैं तो ए सत्य है और आर असत्य है और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो इसमें ए असत्य है और आर सत्य है। तो जो भी सही क्वेश्चन होगा आप इसमें सही आंसर इसमें बताएं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो निम्न में से कौन सा प्रदूषक गुर्दे की क्षति से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी मीथेन। तो चलिए पांचों क्वेश्चन की बात करते हैं। SGT-13 किस वैश्विक समझौते से मजबूती से जुड़ा हुआ है? तो इसमें ऑप्शन 4 थे। ऑप्शन ए पेरिस समझौता, बी क्योटो प्रोटोकॉल, सी बेसल कन्वेंशन और डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सही आंसर को कमेंट करें। अगर छठा क्वेश्चन की बात करते हैं तो परिणाम आधारित शिक्षा OBE मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए शिक्षण विधियाँ, ऑप्शन बी बुनियादी ढांचे का विकास, ऑप्शन सी प्रशासनिक दक्षता तथा शिक्षण विधियाँ। अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं तो सीखने के परिणाम और दक्षताएं। तो जो भी सही क्वेश्चन है कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, पारिस्थितिकी पदचिह्न की अवधारणा का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तनशीलता, ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधनों पर मानवीय मांग और ऑप्शन डी औद्योगिक उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय शिक्षा के संदर्भ में परा और अपरा विद्या की अवधारणा मुख्य रूप से किसे दर्शाती है? ऑप्शन ए धार्मिक बनाम धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, ऑप्शन बी उच्च आध्यात्मिक ज्ञान बनाम संसारिक ज्ञान, ऑप्शन सी मौखिक बनाम लिखित ज्ञान और ऑप्शन डी शिक्षक केंद्र बनाम छात्र केंद्र अधिगम। जो भी इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट है कृपया लेफ्ट साइड में जो भी हमने क्वेश्चन पेपर दे के रखा है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, तो आप इस साइड से भी चेक कर सकते हो और इसका भी आंसर कमेंट में करें। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय शिक्षा शास्त्र में उपनयन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसकी बात करते हैं ए शिक्षा की समाप्ति, बी उपाधि प्रदान किया जाना, ऑप्शन सी औपचारिक शिक्षा का आरंभ और विद्यारंभ संस्कार, ऑप्शन डी की बात करते हैं सार्वजनिक शास्त्रार्थ समारोह। अगर क्वेश्चन 10th की बात करते हैं तो इसमें कौन सी वैश्विक रैंकिंग प्रणाली दुनिया भर में विश्वविद्यालय का मूल्यांकन करती है? ऑप्शन ए NIRF, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी AISHE और ऑप्शन डी QS वर्ल्ड रैंकिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन नंबर 11 से 15 आपको इसमें एक डेटा दिया हुआ है। इस डेटा के अनुसार आपने आंसर देने हैं। अगर हम बात करते हैं किस संकाय में उसकी कुल संख्या के अनुपात में दूरस्थ शिक्षा के छात्रों का अनुपात सबसे अधिक है? तो यहाँ पर विज्ञान है, कला है, वाणिज्य है, इंजीनियर, विधि और यहाँ पर टोटल दे के रखा है। तो जिसमें भी ऑप्शन आपका सही है कृपया के कमेंट करें। और नेक्स्ट में आता है इंजीनियर में रेगुलर छात्रों और आर्ट्स में डिस्टेंस छात्रों का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 8:5, ऑप्शन बी 4:3, ऑप्शन सी 3:2 और ऑप्शन डी 2:1। सही ऑप्शन का कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं यदि विज्ञान के नियमित छात्रों में से 10% छात्र दूरस्थ शिक्षा मोड में चले जाते हैं तो विज्ञान में दूरस्थ छात्रों की नई संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 212, ऑप्शन सी 215, ऑप्शन डी 218। अगर यदि विश्वविद्यालय सभी संकायों में समान रूप से अपने कुल नामांकन में से 5% की वृद्धि करता है तो कुल संख्या क्या होगी? तो अगर बात करते हैं इसमें ऑप्शन ए देकर रखा है 2180, 2200, 2190 और 2210। इसमें 4 ऑप्शन देकर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की
यदि लॉ अपने डिस्टेंस छात्रों की संख्या दोगुनी कर देता है तो विश्वविद्यालय में डिस्टेंस छात्रों की नई प्रतिशत क्या होगी? तो इसमें ऑप्शन ए में 41%, ऑप्शन बी में 40%, ऑप्शन सी में 42% और ऑप्शन डी में 43%। अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है? तो इसमें मॉडेम है, प्लॉटर है, प्रिंटर है या हाई डिस्क है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो दीक्षा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से केंद्रित है चिकित्सा अनुसंधान से, केवल इंजीनियर और विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए, शिक्षक शिक्षा स्कूल स्तर के संसाधन के लिए, शिक्षक शिक्षा और स्कूल स्तर के संसाधन, औद्योगिक प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में मैसेज करें। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, डेटा स्टोरेज की शब्दावली में एसएसडी तेजी से एचडीडी की जगह ले रहा है और एसएसडी का पूरा नाम क्या है? तो इसमें सॉलिड स्टोरेज डिस्क है या सॉलिड स्टेट ड्राइव है, स्टैटिक स्टोरेज ड्राइव है या सिक्योर सिस्टम डिस्क है। अगर हम 19 की बात करते हैं तो रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग के लिए नेटवर्क की कौन सी स्थिति सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है? अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ज़्यादा बैंडविड्थ, कम लेटेंसी, पैकेट लॉस और स्थिर कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो ई गवर्नेंस के किस मॉडल में सरकार और नागरिकों के बीच संवाद शामिल होता है? तो इसमें अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं G2G, ऑप्शन बी की बात करते हैं G2B या ऑप्शन सी G2C या ऑप्शन डी B2B। तो सही आंसर जो है कमेंट कीजिए। अगर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा प्रभावी रचनात्मक मूल्यांकन का एक लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए तत्काल प्रतिपुष्टि, ऑप्शन बी नैदानिक उद्देश्य, ऑप्शन सी योगात्मक ग्रेडिंग और ऑप्शन डी सतत निगरानी। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि सबसे अधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए व्यावहारिक कौशल और टीम वर्क विकसित करने के लिए, ऑप्शन ए व्यावहारिक कौशल और टीम वर्क विकसित करने के लिए, ऑप्शन बी तथ्यात्मक सामग्री को याद करने में, ऑप्शन सी मानकीकृत परीक्षाओं की तैयारी करने में या ऑप्शन डी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, शिक्षण में रचनावाद शब्द का तात्पर्य। ए शिक्षक केंद्रित शिक्षण, बी छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करना, या सी पाठ्यक्रम का कड़ाई से पालन करना, या डी जानकारी का निष्क्रिय रूप से ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, उच्च शिक्षा के शिक्षण में आईसीटी को एकीकृत करने का सबसे प्रभावी तरीका है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम को पूरी तरह से बदल देना, ऑप्शन बी आईसीटी को केवल प्रशासनिक कार्य तक सीमित कर रखना और ऑप्शन सी की बात करते हैं पारस्परिक और अनुसंधान तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए आईसीटी उपकरण का उपयोग करना, या ऑप्शन डी पारंपरिक तरीकों को बनाए रखने के लिए आईसीटी से बचना। अगर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए केवल शैक्षिक उपलब्धि पर, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के समग्र विकास पर, ऑप्शन सी शिक्षक की सुविधा पर, या ऑप्शन डी अंतिम परीक्षा के प्रदर्शन पर। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 परिकल्पना। एक सिद्ध तथ्य है या एक शोध निष्कर्ष है या एक सांख्यिकीय निष्कर्ष है या एक अस्थायी कथन जिसकी जांच की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, गुणात्मक अनुसंधान में डेटा संग्रह के सबसे आम तरीके हैं। ए बंद छोर वाले प्रश्नों वाले सर्वेक्षण, या बी नियंत्रण समूहों वाले प्रयोग, या सी साक्षात्कार अवलोकन और केस स्टडीज, और ऑप्शन डी सांख्यिकी सैंपलिंग। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी एक गैर संभाव्यता प्रतिचयन तकनीक है? ए सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, बी स्तरीकृत प्रतिचयन, सी उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, या डी गुच्छ प्रतिचयन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, किसी शोध उपकरण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है? ऑप्शन ए इसकी एक क्षमता जिससे वह वही मापता है जिसे मापने के लिए इसे बनाया जाता है, या ऑप्शन बी समान परिणाम देने में उसकी निरंतरता, या ऑप्शन सी शोध विषय के प्रति उसकी प्रासंगिकता, या ऑप्शन डी शैक्षणिक समुदाय द्वारा उसकी स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं तो सूचित सहमति का नैतिक सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभागियों का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाए, या ऑप्शन बी शोधकर्ता डेटा का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सके, या ऑप्शन सी प्रतिभागी अध्ययन की प्रकृति और उससे जुड़े जोखिमों के पूरी तरह अवगत हो, या ऑप्शन डी परिणाम बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रकाशित किए जाए। क्वेश्चन नंबर 31 श्रेणी 7, 28, 63, 124, 215, 342, 511। तो इसमें से गलत कौन सा है?
ऑप्शन ए 215, बी 28, सी 342 या डी 511। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 147 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका आधार उसकी संगत ऊंचाई का 3 गुना है, तो आधार की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 49 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 14 सेंटीमीटर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं तो रेखा और मानवी एक काम को 9 घंटे में कर सकती है, मानवी तथा मधु उस काम को 12 घंटे में कर सकती है तथा रेखा और मधु उसको 18 घंटे में कर सकती है। तब रेखा, मानकी तथा मधु इस काम को एक साथ कितने घंटे में करेंगी? ऑप्शन ए 6 घंटे, ऑप्शन बी 7 घंटे, ऑप्शन सी 8 घंटे या ऑप्शन डी 9 घंटे। क्वेश्चन नंबर 34। यदि 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तब एक बिजली के खंभे को रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी? ऑप्शन ए 20 सेकंड, ऑप्शन बी 25 सेकंड, ऑप्शन सी 30 सेकंड या ऑप्शन डी 35 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। एक वितरक ने 35,000 रुपये में प्ले स्टेशन खरीदा। वह अपनी बाजार कीमत पर 12% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है, तब प्ले स्टेशन की बाजार कीमत क्या होगी? ऑप्शन ए 42,750 रुपीज़, ऑप्शन बी 43,750 रुपीज़ या ऑप्शन सी 44,750 रुपीज़ या ऑप्शन डी 45,750 रुपीज़। अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं तो एक निश्चित तरीके से BTE 11 DVG 120 से संबंधित है, उसी तरीके से PAN 9 और RCP 80 से संबंधित है, इसी तरीके से GMT 12 संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन देके रखे हैं IOV 143, IOW 143 या OIV 134 या IOV 119। अगर इनसे क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं तो निम्न में से एक चित्र चुनिए जो कि दूसरे चित्रों से अलग है। तो हमें एक ऐसा चित्र चुनना है जो एक दूसरे के साथ अलग है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तो जो भी इससे अलग है आप इसमें बता सकते हो। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे के रखे हैं, इसमें 4 ऑप्शन आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। प्रत्यक्ष और अनुपात के बीच के अंतर को समानता पर निर्भर रहकर कौन सा प्रमाण करता है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी उपमान, ऑप्शन सी अर्थापत्ति या ऑप्शन डी अनुपलब्धि। अगर क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, निगमनात्मक तर्क की मुख्य विशेषता यह है। ऑप्शन ए इसमें हमेशा प्रयोग शामिल होते हैं, ऑप्शन बी यह संभावित निष्कर्षों की ओर ले जाता है, ऑप्शन सी यह वैध है तो यह निश्चितता सुनिश्चित करता है, ऑप्शन डी की बात करते हैं यह केवल पैटर्नों पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 40। कुछ किताबें उपन्यास है, सभी उपन्यास दिलचस्प है। अगर इसका निष्कर्ष देखें तो कुछ किताबें दिलचस्प है और सभी किताबें दिलचस्प है। अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं तो केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं तो केवल 2 अनुसरण करता है और ऑप्शन सी को चेक करते हैं तो दोनों 1 अथवा 2 अनुसरण करते हैं, या ऑप्शन डी ना ही तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। 41 से 45 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो उसमें पैराग्राफ दिया है जिसमें से आपको इसमें आंसर छांटने हैं। उच्च शिक्षा में संचार की प्रभावशीलता न केवल संदेश की स्पष्टता पर निर्भर करती है बल्कि उस संदर्भ पर भी निर्भर करती है जिसमें उसे प्रस्तुत किया जाता है। जहाँ एक और ICT अकादमिक विमर्श की पहुंच का विस्तार करती है, वहीं दूसरी ओर उसे साथ ही कुछ नई चुनौतियां भी खड़ी की है, जैसे कि आपसी जुड़ाव को कमजोर करना और सतही ज्ञान प्राप्त करने का जोखिम। सच्चे अकादमिक संचार के लिए तकनीकी माध्यमों और मानवीय संवाद के बीच संतुलन होना आवश्यक है। शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि संचार का उद्देश्य केवल ज्ञान का आदान प्रदान करना ही नहीं बल्कि आलोचनात्मक सोच को और संवाद चिंतनशील विचार प्रक्रिया को बढ़ावा देना भी है। इस अर्थ में संचार एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया बन जाता है। यह न केवल सीखने वाले की समझ को आकार देता है बल्कि ज्ञान सृजन में भी प्रश्न पूछने, विश्लेषण करने और सार्थक योगदान देने की उसकी क्षमता को भी विकसित करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41। यह अनुच्छेद बताता है कि उच्च शिक्षा में ICT ने ऑप्शन ए केवल संचार की प्रभावशीलता को बढ़ाया है, पहुंच का विस्तार किया है, लेकिन नई चुनौतियां भी खड़ी की है, आपसी जुड़ाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, संवाद के महत्व को कम कर दिया है। अगर हम क्वेश्चन 42 की बात करते हैं तो वाक्यांश सतही अधिगम का जोखिम का तात्पर्य यह है कि ICT बिना चिंतन के सतही स्तर की समझ को बढ़ावा दे सकता है।
या आईसीटी हमेशा गहन अधिगम की ओर ले जाता है? या आईसीटी शिक्षकों की आवश्यकता को समाप्त कर देता है? या आईसीटी ज्ञान तक पहुंच को बाधित करता है? अगर क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, इस अनुच्छेद में संकेत मिलता है कि शिक्षकों को चाहिए कि वे केवल संदेश की स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करें, या संवाद और चिंतनशील सोच को विकसित करें, या शिक्षण में आईसीटी का उपयोग करने से बचें, या विषय वस्तु को बिना किसी अनुकूलन के प्रस्तुत करें। और क्वेश्चन नंबर 44 के ओर बढ़ते हैं। संचार के परिवर्तनकारी पहलू का तात्पर्य है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और ज्ञान में योगदान देने की क्षमता को आकार देना, सूचना पहुंचाने की गति को बढ़ाना, या शिक्षक छात्र के बीच की बातचीत को कम करना, या तथ्य को याद करने की प्रक्रिया को सरल बनाना। अगर क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा इस अनुच्छेद में एक अंतर्निहित अनुमान है? ऑप्शन ए, केवल आईसीटी सार्थक अधिगम सुनिश्चित नहीं कर सकता। ऑप्शन बी की बात करते हैं, उच्च शिक्षा में मानवीय अंतर्क्रिया अप्रासंगिक है। या ऑप्शन सी, संवाद शिक्षणीय प्रभावशीलता को कम करता है। या ऑप्शन डी, ज्ञान सृजन के लिए संप्रेषण की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन 46 की बात करते हैं तो संचार मूल रूप से एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए, जानकारी प्रसारित करने की। ऑप्शन बी, साझा अर्थ निर्मित करने की। या ऑप्शन सी, अधिकार थोपने की। या ऑप्शन डी, तथ्य को याद करने की। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्लाउड शैनन और वॉरेन वीवर द्वारा प्रस्तावित संचार मॉडल मुख्य रूप से सबसे संबंधित है। तो ऑप्शन ए, शब्दार्थ। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक संदर्भ। या ऑप्शन सी, भावनात्मक अभिव्यक्ति। या ऑप्शन डी, संकेतों का तकनीकी संचरण। अगर हम क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं तो संचार में फीडबैक यह सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए, एक तरफा प्रसारण। ऑप्शन बी, संचार चक्र की पूर्णता। या ऑप्शन सी, प्रेषक का निष्कासन, परस्पर क्रिया से बचाव। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं तो जनसंचार में गेट कीपर्स की भूमिका होती है। ऑप्शन ए, संचार को पूरी तरह से रोक देना। या जानकारी के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देना। या ऑप्शन सी, जानकारी के प्रसार से पहले उसे नियंत्रित और फिल्टर करना। या ऑप्शन डी, प्रतिक्रिया को समाप्त कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं जो अंतिम क्वेश्चन है। संचार सिद्धांत में शोर का तात्पर्य है केवल पृष्ठभूमि की ध्वनियाँ, या प्रतिपुष्टि में विलंब, या संचार में चुप्पी, या कोई भी व्यवधान जो संदेश को विकृत करते। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। इसमें एक साइड में आपके इंग्लिश मीडियम में था और दूसरे में हमने हिंदी में आपको पढ़ के बताया। तो जो भी कैंडिडेट इसको देख रहे हैं कृपया करके जो भी इनको आंसर आते हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स में इसमें डाल दें। जैसे आप एक क्वेश्चन नंबर के नीचे क्वेश्चन नंबर डालें और उसके नीचे उसके आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, जितने आपको क्वेश्चन आते हैं कृपया करके इसमें आंसर देने की कोशिश करें, ताकि कई ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको भी इस चीज़ का पता चल सके और आगे उनको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।